बीते 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या हो जाती है। उमेश पाल की हत्या के बाद एक बार फिर से अतीक अहमद चर्चाओं का विषय बन गया है। आखिर अतीक अहमद का उमेश पाल से क्या संपर्क है? उमेश पाल की हत्या के पीछे अतीक अहमद का क्यों हाथ है? और फिर अतीक और उमेश पाल के बीच ऐसी क्या दुश्मनी है जिसकी वजह से अतीक अहमद ने उमेश पाल की हत्या करवा दी? बीते 24 फरवरी को उमेश पाल जब हाई कोर्ट से अपने धूमनगंज स्थित आवास पर पहुंचते हैं, तभी पहले से घात लगाए हमलावर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उमेश पाल की हत्या कर देते हैं, जिसके बाद ये मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है और फिर नाम निकलकर सामने आता है अतीक अहमद का। नमस्कार, मैं आशीष शुक्ला और आप लोग देख रहे हैं वोकल टीवी। क्राइम के किस्से और कहानियों में आज कहानी एक ऐसे क्रिमिनल की जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है। उमेश पाल की हत्या के पीछे अतीक का हाथ है, ऐसा पुलिस दावा कर रही है। लेकिन आखिर अतीक और उमेश के बीच कौन सी दुश्मनी थी जिसकी वजह से अतीक ने उमेश की हत्या करवा दी? इसको जानने के लिए पहले अतीक अहमद के बारे में जानना बेहद जरूरी है कि आखिर कैसे एक तांगे वाले का बेटा एक माफिया बन गया और फिर माफिया की राह चलते हुए वो अपराध की राह चलते हुए राजनीति तक का सफर किया। साल 1962 तारीख थी 10 अगस्त, जब अतीक अहमद की प्रयागराज में एक तांगे वाले के घर वो पैदा होता है। अतीक का पिता तांगा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। अतीक की जो महत्वाकांक्षा थी वो अमीर बनने की थी। अतीक नहीं चाहता था कि जिस गरीबी में मैं पैदा हुआ हूं उसी गरीबी में मुझे पूरा जीवन बिताना पड़े। उस समय इलाहाबाद, जिसको आज हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, आज का प्रयागराज तब का इलाहाबाद हुआ करता था। वहां के जो लोकल लड़के थे उनके अंदर तेजी से अमीर बनने की चाहत उमड़ रही थी। यही चाहत अतीक के अंदर भी पैदा होती है, जिसके बाद धीरे धीरे वो माफियाओं के संपर्क में आता है। पहले तो छोटे मोटे छिनैती, डकैती और तमाम आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता है, लेकिन धीरे धीरे वो इलाहाबाद का कुख्यात माफिया बन जाता है। कहते हैं कि जो वहाँ के छोटे गैंगस्टर थे सब अतीक को चाहने लगते हैं। उसी समय दौर था जब इलाहाबाद में चांद बाबा का नाम सुर्खियों में छाया रहता था। चांद बाबा भी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता था और अतीक चांद बाबा से सीधे दुश्मनी ले लेता है, टक्कर ले लेता है। कहते हैं कि जो वहाँ के छोटे छुटपुटिया नेता टाइप के लोग थे और माफिया थे, वो भी अतीक को सह देते हैं और इस तरीके से चांद बाबा और अतीक की सीधे दुश्मनी हो जाती है, टक्कर हो जाती है। धीरे धीरे समय ढलता जाता है, आगे बढ़ता जाता है और साल आता है 1986, जिसमें एक बार अतीक को पुलिस गिरफ्तार करती है, लेकिन वो अपने रसूख की वजह से, राजनीतिक पैठ की वजह से तुरंत अतीक जो गिरफ्तार हुआ था, पुलिस को उसको 24 घंटे के भीतर छोड़ना पड़ता है। अब अतीक सोच रहा था कि मैं अपराध में तो अच्छा खासा नाम कमा लिया हूं, मेरे नाम का सिक्का चल रहा है, अब इस अपराध के रास्ते मुझे राजनीति तक जाना है। यानी कि आपराधिक घटनाओं से बचने के लिए उसने राजनीति का दामन थामने का सोचा। साल आता है 1989, जब वो इलाहाबाद की पश्चिमी विधानसभा सीट से अचानक से नामांकन कर देता है, वो भी निर्दलीय। चुनाव होता है। अतीक अपने दमखम और दबदबे, या फिर यूं कहें कि अपराध में अपना एक नाम की वजह से वो चांद बाबा से सीधे टक्कर लेता है और प्रयागराज की पश्चिमी विधानसभा सीट से अतीक अहमद निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीत जाता है। चुनाव जीतने के बाद अब अतीक को चांद बाबा को रास्ते से हटाना था। चुनाव खत्म हुए थोड़े दिन ही हुए थे, अतीक पश्चिमी विधानसभा सीट से विधायक बन चुका था, यानी कि एक माफिया माननी बन चुका था। जिसके बाद कुछ दिन बाद ही अतीक अहमद चांद बाबा की निर्मम हत्या करवा देता है। चांद बाबा के खात्मे के बाद पूरे इलाहाबाद में अतीक अहमद के नाम का सिक्का चलने लगा, या फिर यूँ कहें कि आसपास के जिलों में भी अतीक अहमद के नाम की खौफ थी, लोगों के मन में डर था। अब अतीक इलाहाबाद के आपराधिक साम्राज्य पर राज करने वाला इकलौता राजा हो गया, शासक हो गया, माफिया हो गया।
धीरे धीरे समय बढ़ता है, 1991 आता है, चुनाव होता है। पश्चिमी विधानसभा सीट से वो एक बार फिर से निर्दलीय प्रत्याशी बनता है, चुनाव लड़ता है और फिर चुनाव जीत जाता है। साल 1993 में भी वो निर्दलीय चुनाव जीतता है। इसी बीच साल 1996 आता है, वो सपा के बैनर तले सपा पार्टी उसको टिकट देती है और एक बार फिर से विधायक बन जाता है। अपने आपराधिक साम्राज्य को बढ़ाने के लिए जिस अतीक ने राजनीति का सहारा लिया था, अब वही राजनीति अतीक को पनाह दे रही थी, अतीक को बचा रही थी। समय बदलता जाता है। इसी बीच साल 1999 में वो अपना दल से प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ता है, लेकिन उसको चुनाव में पराजय मिलती है, वो चुनाव हार जाता है। कहते हैं कि चुनाव हारने के बाद अतीक एक बार फिर से साल 2002 में इलाहाबाद की पश्चिमी विधानसभा सीट से पुनः चुनाव लड़ने की योजना बनाता है और इस बार वो पुनः चुनाव में जीत जाता है। सत्ता परिवर्तित होती है, सत्ता में मायावती आती हैं। मायावती अतीक के ऊपर नकेल कसना शुरू कर देती हैं और वो अतीक को 20,000 का इनामी बदमाश घोषित करती हैं, जिसके बाद पुलिस अतीक की गिरफ्तारी करती है। अतीक को पुलिस पकड़ती है और उसी बीच पेशी के दरमियान अतीक के ऊपर एक बार हमला हो जाता है। अतीक कहता है कि मुझे इस प्रशासन से, इस शासन से डर है और मायावती मुझे मरवाना चाहती है। समय बढ़ रहा था। इसी बीच साल 2004 आता है और वो फूलपुर की लोकसभा सीट से सपा के बैनर तले चुनाव लड़ता है और वो चुनाव जीत जाता है। अब शहर की पश्चिमी विधानसभा सीट खाली हो जाती है, जिसमें वो अपने भाई अशरफ को चुनाव मैदान में उतारता है। अब यहीं से अतीक और उमेश पाल के बीच जो मेन कड़ी है दुश्मनी की, राजू पाल की एंट्री होती है। राजू पाल भी एक तरीके से कह सकते हैं कि छोटा मोटा गुंडा टाइप का था और ये भी कहा जाता है कि राजू पाल पहले अतीक का बेहद खास हुआ करता था, लेकिन साल 2002-03 के दरमियान अतीक और राजू पाल के रास्ते अलग हो जाते हैं। राजू पाल उसी पश्चिमी विधानसभा सीट से उसको बसपा टिकट देती है और वो 2005 में चुनाव लड़ जाता है। चुनाव में अशरफ यानी अतीक का भाई और राजू पाल आमने सामने होते हैं। चुनाव राजू पाल जीत जाता है। चुनाव जीतने के बाद से ही अब अतीक के दिमाग में, अतीक के मन में राजू पाल खटकने लगता है। वो तारीख थी 25 जनवरी, साल था 2005, जब राजू पाल अपने एक काफिले के साथ सुलेम सराय एरिया से गुजर रहे थे। उसी बीच पहले से घात लगाए बदमाश ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर राजू पाल की हत्या कर देते हैं। कहते हैं कि इस गोलीकांड में राजू पाल को कुल 19 गोलियां लगी थी। जब राजू पाल के समर्थक राजू पाल को उनकी क्वालिस कार से निकाल कर बाहर ले जा रहे थे, ऑटो के थ्रू उनको अस्पताल पहुंचाना चाह रहे थे, जब अतीक के हमलावर देखते हैं कि राजू पाल बच भी सकता है, तो ऑटो का पीछा करके, टेम्पू का पीछा करके और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं और जब तक राजू पाल अस्पताल पहुंचते हैं उनके शरीर में कुल 19 गोली लग चुकी है। ऑन स्पॉट राजू पाल की मौत हो जाती है। ये राजू पाल की शादी 10 दिन पहले जिससे हुई थी वो पूजा पाल, और उसी पूजा पाल का चचेरा भाई उमेश पाल। उमेश पाल ही उस हत्याकांड में मुख्य गवाह बनता है, जिसके बाद से ही उमेश पाल की और अतीक अहमद की दुश्मनी हो जाती है। धीरे धीरे फिर समय आगे बढ़ता है, चुनाव होता है और साल 2007 के चुनाव में एक बार फिर से पूजा पाल विजयी होती है। कहते हैं कि सत्ता भी परिवर्तित हो जाती है, बसपा पुनः सत्ता में आती है और इस बार फिर सत्ता में आने के बाद मायावती नकेल कसना शुरू कर देती हैं। अतीक को फिर जेल होती है। 2012 में पुनः सत्ता परिवर्तित होती है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है और अतीक एक बार फिर से अपराध की तमाम पटकथाओं को लिखना शुरू कर देता है। धीरे धीरे अतीक की अपनी एक जो धाक थी वो आगे बढ़ रही थी। कहते हैं कि 2012 के चुनाव में भी पूजा पाल, जो कि राजू पाल की पत्नी, और बसपा के बैनर तले बसपा उनको टिकट देती है और वो फिर चुनाव पश्चिमी विधानसभा सीट से जीत जाती है।
साल 2017 में अखिलेश यादव इसको कानपुर से चुनाव लड़वाने की योजना बनाते हैं, इसको कानपुर से प्रत्याशी घोषित करते हैं, जिसके बाद ये अपने काफिले के साथ कानपुर पहुंच रहा था। इसी बीच सेट्स कॉलेज में मारधाड़ में इसका नाम सामने आता है और अखिलेश यादव इसका टिकट काट देते हैं। सत्ता परिवर्तित होती है, राज्य में भाजपा की सरकार आती है और अतीक की मुश्किलें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। साल 2017 से लेकर आज तक अतीक जेल में बंद है। उसके ऊपर 100 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और योगी सरकार अतीक के तमाम आपराधिक ठिकानों, अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलवा रही है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद जब अतीक का नाम सामने आया है, एक बार फिर से अतीक, उसके सगे संबंधियों और जो भी उसके लोग हैं, एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। अभी 1 मार्च की तारीख को अतीक की पत्नी के घर पर बुलडोजर चला, यानी कि बाबा का बुलडोजर अतीक और उसके सगे संबंधियों के घर पर, उनके निवास स्थानों पर चलना शुरू हो गया है। अब अतीक के ऊपर एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड को लेकर जो योगी सरकार है वो पूरी तरीके से जितने भी गुनाहगार लोग हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करना शुरू कर दी। तो आज कहानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की एक माफिया, एक बाहुबली कहे जाने वाले अतीक अहमद की, उमेश पाल हत्याकांड के कैसे तार राजू पाल हत्याकांड से जुड़े, यानी कि किस तरीके से उमेश पाल एक मुख्य गवाह था और उसकी हत्या अतीक अहमद करवा देता है, उसके बारे में आप लोगों ने सुना। अगली कड़ी में फिर किसी ऐसे ही आपराधिक घटनाओं, आपराधिक चर्चाओं, आपराधिक किस्सों को लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।